नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर टूटा है। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में देर रात बादल फटने की खबर से हड़कंप मच गया है। धुरमा गांव और कुंतरी फाली इलाके में भारी तबाही मचाई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं भारी बारिश और मलबे की वजह से 6 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मोक्ष नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। एसडीआरएफ की टीम सुबह सुबह नंदप्रयाग पहुंच गई है, जबकि एनडीआरएफ की टीम गोचर से रवाना कर दी गई है। मेडिकल टीमें और 108 एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी जा चुकी हैं। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। रात होने के चलते राहत कार्यों में मुश्किलें आई, लेकिन अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नंदानगर की नगर पंचायत के कुंतरी फाली वार्ड में मलबा आने से 6 भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। और क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आपदाओं से उत्तराखंड के लोग परेशान हैं और कई लोग लापता हैं। और ये सहस्त्रधारा के बाद दूसरी खबर आ रही है कि आधी रात को ये बादल फटा है और जिससे भारी नुकसान हुआ है। कई लोग बह गए हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित। सहस्त्रधारा के बाद अब ये खबर, कितने लोग लापता हैं? देखिए, उत्तराखंड में इस समय बारिश का कहर जारी है और अगर बात करें रात की, तो रात उत्तराखंड के चमोली में नंदानगर इलाके में एक बादल फटा है, जिसमें बादल फटने में धुरवा गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसमें 7 लोग अभी लापता हैं, 2 को अभी बचाया गया है और युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिलाधिकारी से बातचीत करके मामले के बारे में उन्होंने बातचीत की है, पूछा है। जिलाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी 7 लोग लापता हैं, 2 को बचा लिया गया है। अगर बात करें उत्तराखंड में बादल फटने की, तो अभी बीते 2 दिन पहले ही देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा था और तबाही का मंजर आप सभी लोगों ने देखा। उसके बाद में एक दिन छोड़ने के बाद में आज चमोली में रात को बादल फटा है, नंदानगर के धुरवा गांव जो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। जी मोहित, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सहस्त्रधारा के बाद ये खबर सामने आती है तो उत्तराखंड के लोग अभी कितनी दहशत में हैं लगातार हो रही इस आपदाओं से? देखिए, जिस तरह से सितंबर में बारिश का सितम लगातार उत्तराखंड वासियों को देखने को मिल रहा है और जगह जगह बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अगर इस साल की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा बादल फटने की घटना चमोली में आई है। जी। और चमोली में अगर स्थानीय युवाओं से बातचीत, जैसा स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों का कहना है कि बादल कब फट जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए लोग सहमे हुए हैं। रात भर अपने घरों में बैठ करके लोग अपने काट रहे हैं जी। और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मोहित, उत्तराखंड इन आपदाओं से कैसे उभर पाएगा, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार का रेवेन्यू है उस पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, अगर पर्यावरणविदों की माने तो उनका कहना है कि अगर हम लोग पर्यावरण संरक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम आपदाओं से बचे रहें। और इसमें सबसे मुख्य कारण जो है वो उत्तराखंड की नदियों का मात्रा से ज्यादा दोहन करना बताया जा रहा है। जो नदियों का सीना चीरकर खनन का काम किया जा रहा है, उसकी वजह से आपदाएं ज्यादा हो रही हैं। लेकिन मोहित, विकास कार्य भी तो जरूरी है, तो ये विशेषज्ञों के पूछे बिना ये सब जो पेड़ों की कटाई हो रही है, खुदाई हो रही है? देखिए सर, विकास कार्य जरूरी है। विकास, अगर प्रदेश का विकास होगा तो लोगों का विकास होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विकास ही विनाश की ओर लेकर के जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी जनहानि लगातार देखने को मिल रही है। क्या कुछ खबर है मोहित, सीएम धामी जो लापता हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनको क्या मुआवजा देंगे? देखिए, अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, सीएम धामी ने जिलाधिकारी से बातचीत की है, जिसमें बताया गया है कि जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी रहे और खुद जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं घटना स्थल पर। जैसे ही मौसम थोड़ा खुलता है उसके बाद मुख्यमंत्री धामी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर के स्थलीय दौरा कर सकते हैं। अभी कौन सी रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद है? देखिए, अभी वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन और जो आसपास के जो स्थानीय निवासी हैं वो सभी लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरा धुरवा गांव मलबे में तब्दील हो चुका है। अभी ये नहीं पता है कि कितने लोग वहां पर
मलबे में दबे हुए हैं। आधिकारिक आंकड़े की माने तो अभी 7 लोग उसमें लापता हैं, 2 को बचाया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 घर दबे हैं। जो 6 घर थे उस दुर्वा गांव में, उस क्षेत्र में, घाटी में, वो पूरी तरह से मलबे में गिले हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग उनके अंदर मौजूद थे अभी। मोहित, चूंकि ये घटना रात को हुई है, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या आई थी। अब जबकि दिन निकल आया है तो एनडीआरएफ अभी वहां पहुंच गई है रास्ते में। जी देखिए, बादल फटने की घटना रात 1 से 2 के बीच में हुई थी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहां पर पहुंच चुकी थी। इससे पहले वहां पर स्थानीय प्रशासन मौजूद था, जो लगातार वहां की मॉनिटरिंग करके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास तक उसको पहुंचा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने भी अपने स्तर से काम किया है, जिसकी वजह से कुछ जानें बच भी पाई हैं। 2 लोगों को वो लोग बचा पाए हैं, लेकिन 7 लोगों का भी वहां पे कोई अता पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो घटना और दृश्य वाकई ही दिल दहला देने वाले हैं। एक बार फिर से चमोली में बादल फटा है और रेस्क्यू टीम अपने कार्य में जुटी हुई है। कुछ लोगों को बचाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा वोट चोरी से है। चुनाव आयोग को दबाया जा रहा है और बीजेपी मतदाता सूची से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और उसे वो देश के सामने रखेंगे। ये वही मामला है जिसे राहुल गांधी ने पहले एटम बम कहा था और आज के खुलासे को हाइड्रोजन बम करार दिया गया है। इस हाई वोल्टेज राजनीतिक माहौल के बीच एक और अहम अपडेट आ रही है। गुजरात में कांग्रेस का 10 दिवसीय वर्कशॉप आज से शुरू हो गया है, जहां राहुल गांधी आज ही शिरकत करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वर्कशॉप में संगठन के लिए फॉर्मूले, ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजी और युवाओं को एक्टिव करने पर चर्चा होगी। तो एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात में पार्टी की जमीनी तैयारियों को धार देने निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम से बीजेपी की राजनीति जमीन कितनी हिलती है या ये महज एक सियासी धमाका साबित हो सकता है। राहुल गांधी शुरू से ये इल्जाम लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी हो रही है। वोट अधिकार यात्रा भी राहुल गांधी ने बिहार में निकाली थी और आज राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम के बाद एक दूसरा जुमला हाइड्रोजन बम के रूप में संबोधित किया है। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, एटम बम के बाद ये हाइड्रोजन बम कैसे देखते हैं इसको? मुझे लग रहा है ये पार्ट 2 है। वोट चोरी का जो पहले इन्होंने जारी किया था उसका पार्ट 2 लग रहा है जी। हाइड्रोजन बम और बम में फर्क होता है जी। बम की जो डेंसिटी जो होती है फटने की, उसके कहीं मुकाबले बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन बम जी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इसकी जो गति है इस पिछले से ज्यादा है। हाँ, इन्होंने जो शुरुआती हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है बिंदुवार तरीके से इन्होंने कर्नाटक को ही उठाया है जी। कर्नाटक पे उन्होंने बताया कि वहां पे 6000 का कोई आंकड़ा दिया है कि एक जगह से पर्टिकुलर वहां से इन्होंने वोट काटे गए हैं जी। अब उसमें नई चीज उन्होंने ये जोड़ी है जी कि वो जो वोट काटे गए हैं वो तकरीबन कांग्रेस के वोट हैं जी। लादन ऐसी जगह है जहां कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के वोट ज्यादा होते हैं जी। तो वहां से इन्होंने टारगेट करा है कि कांग्रेस के वोट ज्यादा काटे जाएं, जो ये आरोप लगा रहे हैं जी। फिर उसके बाद ओवरऑल जो कह रहे हैं कि ओबीसी, ट्राइबल, आदिवासी जी, ये जितने भी उनके समर्थक जो वोटर हैं, जो उनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में वोट सदियों से जो देते आए हैं दशकों से, तो उनके वोट चुन चुन के काटे जा रहे हैं। और इसमें हो कैसे रहा है ये बात समझने की है जी। उन्होंने कहा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के जरिए पता चला कि आलोक मैसी जी इस समय एंकर है जी, वो न्यूज पढ़ रहे हैं, उनके फोन से कई लोगों को मैसेज दिया गया है जी कि इनके वोट काट दिए जाएं जी, है मेरा वोट काट दिया जाए जी। भाई कोई क्यों अपना वोट क्यों कटवाएगा जी। तो इसका तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कुछ लोगों को पेश किया है जी। कर्नाटक के ही हैं, एक महिला थी, एक पुरुष है। तो उन्होंने बताया कि हमारे फोन से वोट काटने की अर्जी इलेक्शन कमीशन को और ब्लॉक ऑफिसर को दी गई, जबकि हमें पता भी नहीं है।
तो ये मुझे लगता है आलोक जी, ये ऐसा सबूत है, पुख्ता सबूत है जिसको मैं कहूंगा, इसको इलेक्शन कमीशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इसके ऊपर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। रमेश जी, एसआई की प्रक्रिया जो है वो पहली बार नहीं हो रही है, पहले से चलती चली आई, तो इस बार इतना हंगामा क्यों है? इस बार हंगामा क्यों है? एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन पहली बार इतने बड़े आरोप लग रहे हैं ये तो आप मानोगे जी, क्योंकि एसआईआर जब पहली बार नहीं है तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एसआईआर के ऊपर किसी भी राजनेता ने कभी भी कोई इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जी। लंबे समय तक देश में हुकूमत किसकी रही है? कांग्रेस की रही है जी, जनता दल की पार्टी रही है और गठबंधन पार्टियों की रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा हुकूमत सेंट्रल में नहीं जी, क्योंकि अगर इनको लगता था भारतीय जनता पार्टी को, तो उस समय राहुल बन के ये लोग क्यों आरोप नहीं लगाते थे एसआईआर पे? क्योंकि इतना बड़ा मामला तब सामने नहीं आ पाता है। अब आप ये बात समझिएगा, देखो ये जमाना डिजिटल का है जी, डिजिटल एक फॉर्मेट अब ऐसा सरकार ने निकाला है, तो उसमें जाके आप ये पता कर सकते हो आपके आधार यूनिक नंबर से कि आपने अब तक कितने सिम लिए, किसने कितने चीजें लोन ले रखी, सब पता चल जाता है जी। तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि आपने अपने नंबर से अपना वोट कटवाने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन को आपने अर्जी दी जी, तो वो भी सब सामने निकल के आ जाए। वही बात इन्होंने मुझे लग रहा है पकड़ ली है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन रमेश जी, चुनाव आयोग को सामने आकर इसकी सफाई नहीं देनी चाहिए क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूँ। पहली बार जब इन्होंने वोट चोरी का जब आरोप लगाया था, उस समय इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी बाहर आके उन्होंने जवाब दिया, हलफनामा उनसे मांगा, हफ्ते भर का टाइम दिया था, हलफनामा उन्होंने दिया नहीं है। बहरहाल उसके बाद में हुआ क्या, सबने देखा, हमने देखा, सब लोगों ने देखा। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता था राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके पास क्रिमिनल एविडेंस नहीं है जी, तो इनको सरकार को अप्रोच करके, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके राहुल गांधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए था, एफआईआर के आदेश होने चाहिए। वो आपने क्यों नहीं करे? सवाल यहाँ पे उठता है, संदेह यहाँ पे उठता है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। रमेश जी, राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि मैं पहले एटम बम फोड़ दूंगा, आज वो कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, तो क्या राहुल गांधी को अब तक वो जो सबूत है उनको पेश नहीं कर देने चाहिए? ऐसी हवा में बातें करने से क्या फायदा? नहीं, हवा में तो बातें नहीं, वो सारा जो क्रिमिनल एविडेंस है पहली बार उन्होंने वो भी जारी करा था, और आज जिनके वोट काटे गए हैं और किस तरीके से, किस अंदाज से वोट काटे गए हैं जी, तो वो भी उन्होंने खुलासा करा है। न सिर्फ खुलासा करा है बल्कि उन लोगों को भी उन्होंने पेश कर दिया है जिनके वोट इनके फोन से काटे गए हैं जी। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई सबूत देता है तो उस पे कम से कम, चाहे स्वतंत्र संस्था हो, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उस पे जांच करनी चाहिए और उनके आरोपों कम से कम जनता को बताना चाहिए आरोप सही है गलत है। लेकिन आलोक जी, बहरहाल यहाँ पे एक चीज तो तय हो जाती है, वोट चोरी का जो संदेश है, राहुल गांधी ने अपने आरोप के जरिए हर एक के घर पे किवाड़ खटखटा के दस्तक जरूर दे दी है कि वोट चोरी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी कह रहे हैं कि ये सबूत तो पेश किए थे राहुल गांधी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका जवाब भी दिया था। बिहार की राजनीति इन दिनों पूरे उफान पर है और अब मैदान में उतर चुके हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार देर शाम पटना पहुंचे। आज उनका बिहार दौरे का अहम दिन है। अमित शाह आज रोहतास और बेगूसराय में 2 बड़ी चुनावी बैठकों में हिस्सा लेंगे, जहां पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर पार्टी ने पूरे राज्य में 5 बड़े क्षेत्रों में बांटा है, जिनमें से 2 जिलों की समीक्षा आज खुद अमित शाह करेंगे। रोहतास की ढेरी में अमित शाह की बैठक में कैमूर, आरा, बक्सर, गया, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद जैसे जिलों के सांसद, विधायक और पद अधिकारी शामिल होंगे। वहीं बेगूसराय में पटना ग्रामीण, नालंदा, मुंगेर, जमुई, खगड़िया जैसे क्षेत्रों के नेताओं के साथ अहम बातचीत होगी।
बैठक का फोकस है सीट वार रणनीति, जमीनी फीडबैक और संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा। अमित शाह यहां नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति और टिप्स देंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह पटना में एक और बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें करीब 8 से 10 हजार हिंदू साधु संतों के साथ संवाद होगा। बीजेपी का फोकस साफ है, हर वर्ग हर वोटर से सीधा संपर्क। 18 से 25 सितंबर तक चलने वाले घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत भी इसी दौरे से मानी जा रही है। अमित शाह इस अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश देंगे कि जीत केवल संगठन से नहीं, जमीन से तय होती है। तो क्या अमित शाह की रणनीति से फिर पलटेगा बिहार का चुनावी समीकरण? जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, लेकिन आज की बैठकें तय करेंगी बिहार की अगली चाल। और अमित शाह और पूरी बीजेपी बिहार का जो चुनाव है उसको बिल्कुल सीरियस मोड पर ले रही है। तमाम योजनाएं भी बिहार को दी जा रही है। पीएम मोदी भी बिहार में थे, उन्होंने कई जो बड़ी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं जहां वो कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के टिप्स देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव जीता जाता है, क्या रणनीति होनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के परिवार पर हुई फायरिंग के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 शूटरों को ढेर कर दिया है। ये दोनों अपराधी वही हैं जिन्होंने 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर तड़के करीब 3:45 बजे कई राउंड फायरिंग की थी। गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े इन बदमाशों की पहचान हरियाणा के रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस फायरिंग केस ने अब तक तूल पकड़ जब एक धमकी भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें दिशा और उनकी बहन पर संतों का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। पोस्ट में कहा गया ये तो ट्रेलर था, अगली बार जान ले लेंगे। इसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये फायरिंग सनातन धर्म के अपमान का जवाब थी। दिशा पाटनी के पिता पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी ने इस पर साफ कहा, हम सनातनी हिंदू हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर किसी ने पोस्ट को काट छांट कर पेश किया है तो ये सरासर गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने टेक्निकल सर्विलांस, इंटेलिजेंस इनपुट और सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटर्स की पहचान कर उन्हें ट्रैक किया। बरेली, दिल्ली, हरियाणा से लेकर गाजियाबाद तक इस मिशन को अंजाम दिया गया। दिशा पाटनी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी और उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा, अपराधियों को इतनी तेजी और कठोरता से पकड़ा गया है, ये भय मुक्त समाज का संकेत है। बरेली फायरिंग केस में पुलिस की तेज कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और क्या कुछ रहा इस एनकाउंटर में, कैसे ये एनकाउंटर प्लान किया गया, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ विवेक। इतनी जल्दी एनकाउंटर, इतनी जल्दी जवाब दिया गया, कैसे देखते हैं? ये दोनों कौन थे और दिशा पाटनी के जो पिता हैं क्या कह रहे हैं? जी आपको बता दें 17 सितंबर 2025 शाम करीबन 7:30 बजे गाजियाबाद के टोने का सिटी थाना क्षेत्र में अपराधियों की मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ जी। और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गंभीर रूप से घायल किए गए और ये बदमाश दिल्ली पुलिस और एसटीएफ रोहतक, दिल्ली पुलिस एसटीएफ रोहतक में दोनों मिली हुई थी। इन्होंने दोनों प्लेन से एसटीएफ के जवान भी मौजूद रहे जी। रोहतक और अरुण पुत्र इनके पिताजी का नाम बताया जा रहा है राजेंद्र निवासी मयूर बिहार सोनीपत के रूप में हुई है। गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को गाजियाबाद के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के और एसटीएफ के साथ जवानों के साथ इनकी मुठभेड़ की गई। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं हरियाणा एसटीएफ की सरकारी गाड़ी पर भी अपराधियों ने फायरिंग की थी। मौके से दोनों जवानों को बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने इन पे शिकंजा कसा था, इनके खिलाफ इनको दबोचा गया था। एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने गाजियाबाद सोनीपत बॉर्डर पर सर्च अभियान चलाया गया था। शाम को टोने का सिटी इलाके में अपराधियों से आमना सामना हुआ जिसमें पुलिस की इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुठभेड़ हुई। उसमें दोनों बदमाशों की गोली लगी। विवेक, आला अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है कि कैसे इनके सुराग मिले, कैसे सूत्रों से पता लगा ये दोनों कहां पर हैं?
अधिकारियों का कहना है इसमें कुछ हमारे पुलिस के मुखबिर थे, मुखबिर की सूचना के आधार पर इनकी सूचना मिली गई थी। जब हरियाणा और दिल्ली की पुलिस से थोड़ा संपर्क किया गया, संपर्क करने के बाद इनके साथ मुठभेड़ हुई। इन्होंने जवाबी उसमें पुलिस पे भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद इसमें दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी मुठभेड़ में घायल हो गया है। और इन दोनों स्टेटों की पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिशा पाटनी के घर पे जो फायरिंग करी थी उन दोनों को मार गिराया है पुलिस की। ये जॉइंट एक अभियान था जिसके तहत एनकाउंटर में इन दो अपराधियों की मौत हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते को लेकर भारत ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस घटनाक्रम से अवगत है और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर होगा इसका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। बुधवार को रियाद स्थित अल यमामा पैलेस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इसे नाम दिया गया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सरकार इस समझौते की गंभीरता से समीक्षा कर रही है, खासकर इसके प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या होंगे, इस पर नज़र रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते के जरिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी सऊदी अरब की सुरक्षा में इस्तेमाल करने की कानूनी छूट मिल सकती है। हालांकि ये दावा फिलहाल पुष्टि के दायरे में है, लेकिन इससे गठबंधन की संवेदनशीलता जरूर बढ़ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील सिर्फ दो देशों के बीच की रक्षा साझेदारी नहीं बल्कि आने वाले समय में इस्लामिक देशों के बीच एक नाटो जैसे गठबंधन की नींव बन सकती है। हाल ही में दोहा के 40 मुस्लिम देशों की बैठक में भी ऐसी मांग उठ चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह हर उस रणनीति गतिविधि पर नजर रखेगा जो क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्या पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता वाकई एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल देगा और भारत को इससे क्या खतरे हो सकते हैं? आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। एशिया कप 2025 में बुधवार का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैदान पर खेल से ज़्यादा राजनीतिक ड्रामे और धमकियों के नाम रहा। यूएई के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने जो हंगामा खड़ा किया उसने टूर्नामेंट का फोकस ही बदल दिया। मैच से पहले पीसीबी ने दो शर्तें आईसीसी के सामने रखी। पहली, मैच रेफरी एंटी पोयकाफ को हटाया जाए। दूसरी, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की इन दोनों शर्तों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इसके बाद शुरू हुआ 70 मिनट का पाकिस्तानी ड्रामा, जिसकी पटकथा किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं थी। 6 बजे टीम को होटल से निकलना था लेकिन रोक दिया गया। 6:10 बजे बस तैयार थी, किट लोड हो चुकी थी, लेकिन खिलाड़ी बाहर नहीं निकले। 6:40 बजे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी और रमीज राजा की आपात बैठक। 7:10 बजे आखिरकार टीम को मैदान भेजा गया और मैच 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। सवाल ये उठता है कि पीसीबी आखिर बैकफुट पर क्यों आया? तो जवाब है पैसा। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो उसे लगभग 141 करोड़ रुपए का नुकसान होता और पीसीबी का कुल सालाना बजट ही करीब $227 मिलियन है। यानी मैच ना खेलना सिर्फ राजनीतिक हार नहीं, आर्थिक आत्मघात भी होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की छवि पहले से ही सरकारी हस्तक्षेप की राजनीतिक दखल के लिए बदनाम है। पीसीबी अध्यक्ष से लेकर ऑडिट कमेटी तक सब कुछ प्रधानमंत्री की मंजूरी से चलता है। ऐसे में फैसले अक्सर क्रिकेट से ज़्यादा राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो यूएई के खिलाफ पाकिस्तान ने भले ही मैच जीत लिया हो, लेकिन मैदान पर उतरने से पहले का ये 70 मिनट बताता है कि क्रिकेट को लेकर इमोशन नहीं, ईगो हावी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।
नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।